नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक। तो हमने अपने लास्ट सेशन में अपने टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट किया और काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले बताया कि कारक किसे कहते हैं, कारक होते क्या हैं। उसके बाद हमने कारकों के विषय में यहाँ पर जाना कि जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, विभक्तियां होती हैं जो वाक्यों के बीच बीच में लगी होती हैं। यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक चिन्ह होते हैं जिनके कारण हमें वाक्यों का अर्थ या वाक्यों में आए हुए भाव जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। तो आज हम यहाँ पर कारकों के विषय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां यानी कि कारकों के भेदों को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था समास, जिसमें मैंने आपको तत्पुरुष समास में ये बताया था कि किस तरह से जो बीच की विभक्तियां होती हैं उनका लोप होता है। तो ये बीच की विभक्तियां होती क्या है? ये विभक्तियां ही कारक चिन्ह है, ये विभक्तियां ही परसर्ग हैं और इन्हीं का लोप होता है। और इन्हीं के आधार पर उन समासों के नाम भी रखे गए थे कि अगर कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है तो कर्ण तत्पुरुष, और कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है तो कर्म तत्पुरुष। तो आज हम इन्हीं विभक्तियों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि इनके भेदों के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि कितने टाइप के होते हैं कारक। और देखिए सबसे आपका ये जो कारक टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे हिंदी व्याकरण में। क्योंकि आप देखेंगे हिंदी व्याकरण में जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। यानी कि अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके बाकी टॉपिक्स भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। बिल्कुल रेडी हो जाइए सभी बच्चे, कॉपी पेन पेंसिल लेकर। तो देखिए हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर कारकों के विषय में सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को बताया था वो ये था कि किस तरह से हम कारकों के विषय में जानते हैं, यानी कि कारकों को समझते हैं, कारकों के महत्व को जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए। जैसे आपने देखा, हमने लिखा है श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य यहाँ पर थे जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द जो है संज्ञा है, कुछ आपके सर्वनाम है और कुछ आपके क्रिया हैं। लेकिन आप उनके बीच बीच में देख रहे हैं कि कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह जो है लगे हुए हैं, कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो जैसे वो चिन्ह क्या है? के, ने, को, से, मैं, के लिए आदि। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि एक बार अगर आप इन विशेष प्रकार के जो चिन्ह हैं इन्हें हटाकर अगर इन वाक्यों को पढ़ते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि ये किस काम के हैं, तो एक बार हम इन्हें हटाकर पढ़ते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा? श्री राम राजा दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका राजा रावण मारा। श्री राम रावण बाण मारा। बाण रावण नाभि जा लगा और रावण मृत्यु हो गई। राम धर्म रक्षा रावण मारा। तो देखिए बिल्कुल भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि वाक्यों में प्रेषित भाव समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कह तो श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे, तो कहने मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर तुरंत हम यहाँ पर लिख दे श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, तो यानी कि राम और दशरथ के बीच का संबंध हमें पता चल रहा है कि राम जो है महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका के राजा श्री राम लंका राजा रावण को मारा। देखिए पढ़ तो लिया लेकिन समझ नहीं आया कि कहने की कोशिश क्या की गई। श्री राम लंका राजा रावण मारा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर श्री राम ने, किसने? श्री राम ने, कर्ता, कारक की विभक्ति ने का प्रयोग कर्ता के साथ करेंगे। लंका के राजा यानी कि लंका और उसके राजा का संबंध। रावण को, कर्म, किसको मारा? रावण को मारा।
ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। फिर श्री राम ने रावण को, श्री राम है कर्ता, कर्ता कारक की विभक्ति के ने रावण को, रावण है कर्म, कर्म कारक की विभक्ति को बाण से, बाण से, करण कारक की विभक्ति किससे मारा, से, करण कारक, करण कारक यानी कि जो साधन, साधन को दर्शाता है, जो साधन होता है। जैसे हम कहेंगे चाकू से फल काटो, ठीक है, तो फल काटने का साधन क्या है, चाकू है। ऐसे ही रावण को मारने का साधन क्या है, बाण है, बाण से मारा। तो आप देख रहे हैं एक लाइन में तीन तीन विभक्तियां हमारी लगी हुई हैं। राम ने कर्ता कारक की विभक्ति, रावण को कर्म कारक की विभक्ति, बाण से करण कारक की विभक्ति मारा। ठीक है, और इस तरह से बिल्कुल नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर बताया था कि रावण, बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अगर किसी के लिए कोई काम करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो फिर वहां पर क्या आता है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए। तो राम ने किस लिए मारा रावण को, धर्म की रक्षा के लिए मारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कारकों को इंट्रोड्यूस कराया था, आप लोगों को कारकों का परिचय आप लोगों से कराया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर परिभाषा बताई थी। जो हमारी परिभाषा बनी थी वो क्या थी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। उसके बाद कारक की परिभाषा लिख ली, लेकिन इसी के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, विभक्ति। ठीक है, अब उसको हमने कारक कह दिया, लेकिन उन्हीं कारकों को प्रकट करने के लिए, यानी कि उनको शो कैसे करेंगे, उनको दिखाएंगे कैसे, ठीक है, तो उनके लिए जो विभक्ति लगती है उनके साथ, जो उनके जो चिन्ह उनके साथ लगता है उसे विभक्ति कहते हैं। उसके बाद जो चीज पड़ी थी वो थी परसर्ग। ठीक है, तो परसर्ग किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। परसर्ग का क्या मीनिंग होता है, पर अर्थात जो है बाद, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, सर्ग अर्थात संज्ञा या सर्वनाम। तो परसर्ग यानी कि विभक्तियों को परसर्ग भी कहा जाता है, यानी कि इन्हीं विभक्तियों को परसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। कब लगते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। तो ये क्लियर हो चुका था यहाँ पर। उसके बाद हमने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कारकों के भेद को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिखा था कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे सभी कारकों को, और बिल्कुल आप लोग एक रफ नोटबुक ले लेंगे, क्योंकि फेयर भले ही ना लेंगे लेकिन रफ नोटबुक लेंगे, और जितना भी यहाँ पर कराया जा रहा है उसको सबको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, उसको सबको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आया हमारा कर्ता कारक। कारकों के भेद में 8 भेद बताए गए हैं, तो मैंने कहा इनको बहुत अलग अलग तरह से बांटा गया है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर इससे पहले। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है कर्ता कारक। तो नोट करेंगे हेडिंग, सबसे पहले कर्ता कारक, कारकों के भेद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे, जो पहला भेद है हमारा वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक जो है उसको, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है कर्ता कारक। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं इनके आपको कारक जो हैं, सारे कारक मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो अब हम इनकी विभक्तियां यहाँ पर लिख लेते हैं, और इससे आपको क्या होगा, अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो पहले कारक और उनकी विभक्तियों को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ लें।
कारक और उसके बाद उनकी विभक्तियां। और विभक्तियों को ही मैंने क्या कहा था, विभक्तियों को ही मैंने क्या कहा था कि विभक्ति को ही परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, कारक और कारक की विभक्ति और विभक्ति को ही परसर्ग भी कहा जाता है। तो ये कारक और ये उसकी विभक्ति। तो पहला है आपका कारक, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी, ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। उसके बाद हमारा दूसरा है कर्म कारक, और ये आपको याद करने होंगे। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। उसके बाद आता है आपका करण कारक। करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा। ठीक है, से और के द्वारा। उसके बाद है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, और इसमें ना कहीं कहीं पर को भी आ जाता है। ठीक है, और ये को जो आता है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो को है ये हमेशा देने के अर्थ में होता है। ठीक है, देने के अर्थ में, यानी कि ये किसी और तरीके से नहीं होता। जैसे ये आपको कर्म नहीं बताता है, बल्कि ये किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक की जो विभक्ति है वो भी आपका से ही है। ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति आपका से ही है। ठीक है, अब ये क्यों है, कैसे है, और इसको भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। और उसके बाद आता है आपका संबंध कारक। ठीक है, तो संबंध कारक जो है, संबंध कारक की विभक्तियां होती हैं का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, ये आपका क्या होता है, संबंध कारक की विभक्तियां। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है, अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं मैं, पर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति होती है हे, अरे, रे। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज है। और अगर ये आप लोगों ने नोट डाउन कर ली हो तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में एक बार अच्छे से नोट डाउन करें, और उसके बाद आप इसको याद करें। सबसे पहले कारक और उनकी विभक्तियां। ठीक है, कारक और उनकी विभक्तियां आपने याद करनी है। और हो सके तो आप इसको बहुत अच्छे से चित्र बनाकर भी आप इसका ला सकते हैं। बहुत अच्छे से एक टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर इसको बनाएं। अभी आप ऐसे ही रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए, बाकी घर में आप इसकी एक अच्छे से टेबल बनाएंगे और उसमें आप इसको पूरा अच्छे से नोट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति क्या है, ने है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, और को जो है वो हमेशा देने के अर्थ में होता है। अपादान कारक की विभक्ति से
और संबंध की काके की रारेरी मामेमी, अधिकरण की विभक्तियां में पर, संबंध कारक की विभक्तियां हे रे अरे, संबोधन, संबोधन की विभक्तियां हे रे अरे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर कर्ता कारक। पहली हेडिंग होगी हमारी कर्ता कारक। अब क्या होता है कर्ता कारक, कैसे हम कर्ता कारक की जो है पहचान करेंगे, कैसे हम कर्ता कारक को पहचानेंगे और कहाँ कहाँ पे कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता कारक तो लिख दिया, लेकिन कर्ता कारक का परसर्ग क्या है या विभक्ति क्या है? क्या है कर्ता कारक की विभक्ति? ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। कर्ता कारक, कर्ता अर्थात काम करने वाला व्यक्ति। कर्ता कौन होता है? जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कारक की जो विभक्तियां हैं उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? संज्ञा, नोट करते रहेंगे सभी साथ में, संज्ञा या सर्वनाम के, या सर्वनाम के जिस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, या काम करने वाले, केवल आप लिख सकते हैं, यहाँ पर व्यक्ति नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है। ठीक है, काम करने वाले का बोध होता है, काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक से कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जहां से काम करने वाले का बोध होता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, जैसे, और हमने क्या कहा कि इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, यानी कि जब ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। जैसे अनिल ने रामायण पढ़ी, अनिल ने रामायण पढ़ी। प्रणव ने खाना खाया। ठीक है, पिताजी ने रुपए दिए, पिताजी ने रुपए दिए। गौतम ने फूल तोड़ा, गौतम ने फूल तोड़ा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 एग्जाम्पल हमने दिए हैं
और चारों के चारों एग्जाम्पल, चारों के चारों जो उदाहरण हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कर्ता कारक की विभक्ति कर्ता के बाद लगी हुई है। पिताजी ने, गौतम ने फूल तोड़ा। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो जहां पर आपने देखा कि सभी के सभी यानी कि जितने भी हमारे वाक्य हैं इनमें हमने कर्ता के बारे में बात की है। जैसे हमने कहा अनिल ने रामायण पढ़ी, ठीक है, यानी कि कर्ता के बारे में बात हुई है। उसके बाद प्रणव ने खाना खाया, कर्ता के बारे में बात हो रही है। उसके बाद पिताजी ने रुपए दिए, तो कर्ता के बारे में बात हो रही है। गौतम ने फूल तोड़ा, कर्ता के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं केवल और केवल यहाँ पर लिखूं वरुण पुस्तक पढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। दो वाक्य लिखे हैं जिनमें दोनों कर्ता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमने देखा कि यहाँ पर कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। ठीक है, नहीं लगी हुई है। हमने क्या देखा, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है, यानी कि आने वाले टाइम की बात हो रही है। तो ये जो लिखा गया है ये कब लिखा गया है, ये भूतकाल में यहाँ पर लिखा गया है, एक तरह से वर्तमान काल में यहाँ पर लिखा गया है। तो आप दोनों को देखेंगे कि जो ये वर्तमान काल में यहाँ पर लिखा गया है तो आप देखेंगे कि जितने में आपका जो भी चीजें आपकी वर्तमान काल या भविष्य काल में होंगी इसको आपने नोट करना है कर्ता कारक में। इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए कि कई बार जो है कर्ता कारक में ने की विभक्ति नहीं लगती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों जो वाक्य हैं उनमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि भूतकाल की क्रिया के साथ, ठीक है, जितने भी वर्तमान काल और जो एक तरह से भविष्य काल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल और भविष्य काल में, वर्तमान काल और भविष्यत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति, ठीक है, कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। तो समझ आया ये सभी आपको? ये समझ आया कि हमने कुछ वाक्य लिखे जिनमें हमने स्पष्ट तौर पर देखा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति लगी हुई है। जैसे हमने कहा अनिल ने रामायण पढ़ी, प्रणव ने खाना खाया, पिताजी ने रुपए दिए, गौतम ने फूल तोड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी के सभी जितने भी वाक्य हैं इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है, इन सभी वाक्यों में
यहाँ पर ने की विभक्ति लग रही है। अब देखिए दूसरा जो आपका यहाँ पर दो वाक्य मैंने लिखे हुए हैं जिनको ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, उनको आप देखेंगे कि वरुण पुस्तक पढ़ेगा, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेहा स्कूल जाती है। तो दोनों में ना, तो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कर्ता कारक के बाद आपका जो है ने की विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी दोनों में ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। यहाँ पर जो वरुण है, वरुण के बाद ने की विभक्ति लगनी चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं लगी हुई है। नेहा स्कूल जाती है, यहाँ पर भी आपकी ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। तो रीजन क्या है? रीजन है वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। तो यानी कि ये दोनों वाक्य कैसे हैं हमारे? वरुण पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल का है, और दूसरा है नेहा स्कूल जाती है, वर्तमान काल का है। तो दोनों में ने की विभक्ति नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कर्ता कारक, यहाँ पर क्लियर हो गया आप सभी को, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ भी आया होगा अच्छे से, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, और साथ ही साथ ये नोट डाउन भी करते रहेंगे आप, ठीक है। सभी बच्चे ये सारी चीजें साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे। उसके बाद आता है कर्म कारक, नंबर 2 आता है कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक, ठीक है। अब कर्म कारक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रिया का पूरा फल जो है वो कर्ता पर पड़ रहा था, ठीक है। आप फिर से देखेंगे, क्रिया का पूरा फल जो है कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है आपका, यहाँ पर जैसे हमने कहा, अनिल ने रामायण पढ़ी, प्रणव ने खाना खाया, पिताजी ने रुपए दिए, गौतम ने फूल तोड़ा, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। तो ये सारे शब्द जितने भी हमने वाक्य लिखे हैं, इन सारे वाक्यों में हमने यहाँ पर क्या देखा कि कहीं पर जो है कर्ता का फल जो है कर्म पर पड़ रहा है, कहीं पर जो क्रिया जो है वो पूरी तरह से क्या हो रही है, कर्ता पर निर्भर हो रही है, तो उसको हम कर्ता कारक कहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कर्म कारक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्रिया का फल, ठीक है। सबसे पहले परसर्ग लिखते हैं इसका, क्या है कर्ता कर्म कारक का परसर्ग? कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब वाक्य में क्रिया का फल, ठीक है, जब वाक्य में क्रिया का फल, जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्रिया का फल जो है कर्ता पर ना पढ़कर किस में होता है? क्रिया का फल किस में होता है, कर्ता पर ना पढ़कर? वाक्य की अन्य संज्ञा, वाक्य की अन्य संज्ञा, यानी कि उस वाक्य में जो दूसरी संज्ञा होगी, अर्थात जो कर्म होगा, ठीक है। क्या कहा है, वाक्य की अन्य संज्ञा क्या हमने यहाँ पर बताया कि कर्ता पर ना पढ़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं।
उसे कर्म कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, पहले वाले में जो था वो क्या हो रहा था, डायरेक्ट कर्ता को यानी कि काम करने वाले व्यक्ति को कह रहा था। इसमें अब कर्ता पर ना पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम? उदाहरण, कमल पुस्तक पढ़ता है। कमल पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये क्या है आपका कर्म कारक। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति नहीं लगी हुई है, तो इसका भी एक रीजन है। लेकिन यहाँ अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा उदाहरण हम देखें, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो हमने क्या दिखाया था यहाँ पर, हम दिखा रहे थे कि कर्म कारक जो है उसका परसर्ग क्या है और उसकी विभक्ति या उसके परसर्ग का प्रयोग जो है कैसे, किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर जो है कर्ता का फल कर्म पर ना पड़कर किस में पड़ता है, क्रिया पर, कर्ता पर ना पड़कर किस में पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर नोट करवा दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो दोनों ही चीजें हैं आप देखेंगे, एक में लिखा हुआ पढ़ता है और दूसरों में लिखा हुआ मारता है। तो इसमें जो क्रिया का फल है वो पुस्तक यानी कि पुस्तक पर जा रहा है, क्रिया का फल जो है पुस्तक है, और दूसरा जो क्रिया का फल है वो रावण है। ठीक है, अतः ये कर्म कारक है। इसको सूचक चिन्ह को से या कभी कभी यह छिपा भी रहता है, जैसे मैंने दूध पिया। अब देखिए इसमें यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए हैं कि कभी कभी तो ये जो है छुपा हुआ रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया एग्जाम्पल के लिए कि कुछ चीजें इसमें कई बार जो है छुपी हुई रहती है, लेकिन कहीं पर जो है आपको क्लियर पता चल जाता है। जैसे अगर हम कहेंगे मैंने दूध पिया, ठीक है, मैंने दूध पिया, तो यहाँ पर जो आपका चिन्ह है वो क्या है, कर्म कारक है, लेकिन कर्म कारक का चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक चीज यहाँ पर जो सबसे मेन बताई जाती है वो है आपका सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। सजीव कर्म और आपका निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म क्या होता है, यानी कि जो क्या होता है, जीवित नहीं होता है, निर्जीव कर्म। तो इसके आधार पर यहाँ पर जो विभक्ति है कहीं पर लगती है, कहीं पर नहीं लगती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कहा जो आपका सजीव कर्म होगा, ठीक है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रही है? अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे क्या है? सजीव कर्म है। लेकिन अगर मैं कहूं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये भी आपका सजीव कर्म है। और लेकिन कमल पुस्तक पढ़ता है, कमल पुस्तक पढ़ता है, ये आपका सजीव कर्म है। इस तरह से जैसे आप यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जो आपने समझनी है, पढ़नी है। तो उसके ही अनुसार जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया कि जो आपका सजीव कर्म होता है उसमें आपको यहाँ पर सजीव कर्म में आपको विभक्ति जो है वो लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सजीव कर्म में के साथ आपको विभक्तियां नहीं लगानी होती, और निर्जीव कर्म जो होता है वहां पर आपको विभक्तियां लगानी होती हैं। और कभी कभी अगर आप इसकी पहचान करना चाहें तो आप कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कहाँ। ठीक है,
तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपने कारक चिन्हों का पहला भेद यानी कि जो हमारा कर्म कारक जो कर्ता कारक है और साथ ही दूसरा भेद कर्म कारक उसको हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। तो इनकी सबसे मेन चीज जो है आपने विभक्तियां उनको याद करना है, उसके हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इनकी विभक्तियों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि इन दो विभक्तियों को अच्छे से घर से पढ़कर आएं, समझ कर आएं। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।